हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पर। आज वेव्स एंड ऑसिलेशन के पहले लेक्चर में हम वेव मोशन, वेव्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ वेव्स, ये सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेव क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, एक्स रेज, सुनामी वेव्स और स्प्रिंग से जनरेट होने वाली जो वेव्स हैं इनके बारे में देखा है, सुना है। तो ये सब तरह की अगर वेव्स की हम बात करें तो जनरली सिंपल वेव को कैसे डिफाइन करते हैं कि वो एक डिस्टरबेंस है। क्या है? डिस्टरबेंस है जो क्या कर रही है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करा रही है या ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अ वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी, ओनली एनर्जी। ओके, नाउ तो हम पहले बेसिक एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। वेव का जो रचना है, किस किस टर्म से हम वेव को रिफाइन करते हैं, कैसे हम वेव को समझते हैं, चाहे वो लैंग्विट्यूडनल वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो। हमने दोनों तरह की वेव को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो टर्म है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। आप ऊपर सबसे ऊपर देख रहे होंगे, ए और बी पॉइंट जो है वो मीन पोजीशन है किसी वेव की, किसी मीडियम के पार्टिकल की। अगर मीन पोजीशन से वो एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने नाम दे दिया है, जैसे सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, इसको हम क्या कहेंगे, एक एम्पलीट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। वेव के द्वारा एक टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो आप देख रहे हैं सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ, एक वेवलेंथ। या दूसरे परिभाषा अगर हम इसकी कहें तो डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल और अ वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ। ओके, फेज बताता है कि जो डायरेक्शन है मोशन का, ठीक है, पोजीशन और मोशन के डायरेक्शन को फेज बताता है। दो वेव्स के जब हम बात करते हैं तब हमें फेज डिफाइन करना होता है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशंस हुए, कितने ऑसिलेशन हुए, हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड वेव स्पीड का मतलब है जो कंप्लीट वेव है वो किस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, आगे की ओर मूव कर रही है। नाउ इन तीनों में जो रिलेशन है, वेवलेंथ, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड में हमने यहाँ पर दिखाया है। फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, तो एफ इक्वल टू 1/t। और वेव स्पीड क्या है, वेव स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो वेव स्पीड को अगर हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया वेव के द्वारा एक टाइम पीरियड में, लैम्डा। तो इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। और हम जानते हैं 1/t फ्रीक्वेंसी है, तो हम v को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू लैम्डा टाइम से फ्रीक्वेंसी। नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। किसी जो वेव है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी वेव जिस भी मीडियम में ट्रैवल करे तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन से एक तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। मीन पोजीशन से थोड़ी दूर जाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे, फिर वापस अपने उसी मीन पोजीशन पे आ जाते हैं। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता उनका वेव की डायरेक्शन के साथ, वेव के प्रोपोगेशन के साथ। दूसरा, वेव जो अलॉन्ग विद और परपेंडिकुलर टू वेव लाइन्स ऑफ travel, each succeeding particle of the medium perform a motion quite identical to its predecessor। अपने से आगे वाले पार्टिकल की तरह जो है पार्टिकल्स क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अगर किसी ए पॉइंट से होकर कोई पार्टिकल गया तो उसके पीछे जो पार्टिकल आएगा वो उसी ए पॉइंट पे उसी की तरह बिहेव करेगा जैसा कि वो पहला वाला पार्टिकल बिहेवियर शो करके गया। चाहे उसकी वेलोसिटी है, चाहे उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कहें, तो हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के जैसा बिहेव करता, अपने सक्सीडिंग पार्टिकल के साथ के जैसा बिहेव करता है। तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं वेव्स की। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स जब भी मूव करेंगे तो वो अपने क्या करते हैं, मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है उनमें, और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाते हैं।
पूरी तरह से परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता उनकी वेव के साथ, वेव प्रोपोगेशन के साथ। दूसरे हैं कि पहला पार्टिकल जिस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है किसी पॉइंट पे, उसके बाद जो उस पॉइंट पे आएगा वो पार्टिकल भी उसी तरह का बिहेवियर शो करेगा, उसकी वेलोसिटी कहें, उसका डिस्प्लेसमेंट कहें, इस तरह से। तो सक्सीडिंग पार्टिकल को है उसी की तरह बिहेवियर नेक्स्ट पार्टिकल करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी वेव मोशन के दौरान हमेशा एनर्जी और मोमेंटम का ही ट्रांसफर होता है, ना कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो मीडियम के साथ नहीं, वो वेव के साथ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं ना। अब इस वीडियो में आप देख रहे होंगे ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट डॉट हैं वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, स्मॉल डॉट जो है ये पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स। और जो ये सर्कुलर रिंग टाइप का जो ये चल रहा है, आप देख रहे होंगे ये वेव के साथ आगे को बढ़ता जा रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे पार्टिकल अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे डिस्प्लेस पे, फिर से अपनी पोजीशन पे आगे, जब एक कंप्लीट वेव फॉर्म हो गई तो फिर से क्या कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन पे आ जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेस हो रहे हैं, फिर से अपने पोजीशन पे आ जा रहे हैं ना। बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। हमने जनरली 3 कैटेगरी इनको दिया यहाँ पे। एक पहला कैटेगरी में है मैकेनिकल वेव, दूसरे में हमारी मैटर वेव, तीसरे में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैकेनिकल वेव 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही तरह की हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। मैटर वेव जो होती हैं वे वेव्स जो किसी एलिमेंट्री पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होती है, उनको हम मैटर वेव्स कहते हैं। तो हम इस पूरे सिलेबस के दौरान मैकेनिकल वेव को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम इन सभी वेव्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले मैकेनिकल वेव जो है, इनको मैंने कहा था कि है मीडियम की ज़रूरत है ताकि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकें, या इनको प्रोड्यूस या प्रोपोगेट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, ये सब हमारे मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल हैं। मैकेनिकल वेव्स 2 ही तरह के होंगे, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो मीडियम है, ठीक है, वो वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो डायरेक्शन जो होती है वेव्स की, उसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर मोशन होता है उनका। बहुत सारी वेव के एग्जांपल हमारे पास है, वाटर वेव है, लाइट वेव है, एस वेव, अर्थक्वेक वेव है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं, टॉर्जन वेव है। ये ऐसी वेव हैं जिनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जिनमें मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जो मीडियम के पार्टिकल हैं along with the direction of wave motion, waves direction, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में वेव आगे की ओर बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में उसी के पैरेलली क्या करते हैं पार्टिकल जो है मीडियम के मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसके एग्जांपल हैं साउंड वेव्स, पी टाइप अर्थक्वेक वेव्स, कंप्रेशन वेव। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ होता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, वे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसके साथ साथ क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ये जो ट्रांसवर्स वेव है, यहाँ पे जो ये जो ट्रांसवर्स वेव वो कहाँ फॉर्म होती हैं, सॉलिड्स की सरफेस पे, लिक्विड्स की सरफेस पे, जबकि ये जो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के उसमें फॉर्म हो सकते हैं, तीनों केसेस में फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे और भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पे लिखे भी गए हैं, जैसे लास्ट डिफरेंस में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या हैं, वो प्रेशर डिफरेंस किसी भी मीडियम में नहीं करते हैं, जबकि ये क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, जो कि हमें जिसके लिए क्या है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम से भी क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी मटेरियल मीडियम से भी पास होती हैं और वैक्यूम से ही पास होती है, तो उनको नेसेसरी नहीं है कि उनके लिए मीडियम ही ज़रूरत हो, वो विदाउट मीडियम भी क्या होती हैं, प्रोपोगेट हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। जैसे हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव्स हैं, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हैं, विजिबल लाइट हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, वो इस तरह से क्या होंगे, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे, और ये हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होती है। नाउ लास्ट वन इज मैटर वेव। मैटर वेव मैंने कहा था उन वेव्स को कहेंगे जो
किसके साथ, पार्टिकल के मोशन के साथ, पार्टिकल के मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल जो भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनके मोशन के साथ वेव एसोसिएटेड होती हैं, अटैच होती हैं, उनको हम मैटर वेव कहते हैं। ना हम बात करते हैं वेव मोशन। आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम जो भी वेव्स की बात करेंगे, मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे और उसी के मोशन की बात करेंगे। वेव मोशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का और मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। इसको हम वेव मोशन कहते हैं। और हमने कहा हम मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, तो मैकेनिकल वेव हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और वेव मोशन का बेस्ट एग्जांपल हम सब बचपन से जानते आ रहे हैं, पढ़ते आते हैं, क्या है, अगर हमने किसी तालाब में एक पत्थर फेंका, इस जगह, ऐसी जगह पे पत्थर फेंक दिया, जैसे कहीं पानी इकट्ठा है, हम वहाँ पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो क्या होगी, रिपल जनरेट हो रही है नहीं। तो रिपल्स जो जनरेट हो रही हैं वो क्या बता रही हैं, क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वेव क्या हो रही है, जनरेट हो रही है और वेव मोशन कर रही है। हम बीच में पत्थर फेंक रहे हैं, वो वेव क्या है, धीरे 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 करके किनारे तक आ जा रही है। तो इसका मतलब वो सेंटर से मूव कर रही हैं और कहाँ पहुँच जा रही हैं, बाउंड्री पे पहुँच जा रही हैं, किनारे पे पहुँच जा रही हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो मोशन किस चीज़ का हो रहा है, हमारे एनर्जी एंड मोमेंटम का मोशन हो रहा है, ना कि किसका, मीडियम का के में जो पार्टिकल्स हैं उनका नहीं हो रहा है, उनका कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, उनका कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र होती है सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम। तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम की, जो कि ज़रूरी है मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के लिए, वो ये चारों हैं। पहली है इलास्टिसिटी, फिर है इनर्शिया, फिर है लो डैम्पिंग, फिर है डेंसिटी। तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी मीडियम के लिए, ताकि क्या हो, मैकेनिकल वेव का प्रोपोगेशन हो। इलास्टिसिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इलास्टिसिटी अगर होगी तभी वो अपनी मीन पोजीशन से, जब थोड़ा डिस्प्लेस हो रहे हैं पार्टिकल, वो अपनी मीन पोजीशन को वापस रिगेन कर सके, वापस वहाँ पे आ सके। इनर्शिया क्यों ज़रूरी है, ताकि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी स्टोर कर सकें। लो डैम्पिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन रहे, ताकि पार्टिकल्स के यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो सके, वेव को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो सके, कम से कम एनर्जी लॉस किए, कम से कम क्या हो, एनर्जी का लॉस हो, और वो आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता रहे। डेंसिटी किसी भी मीडियम की, पर्टिकुलर मीडियम जिसमें हम वेव मोशन स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, वो पिछला जो हमारा था वो था कैरेक्टरिस्टिक, या वो थी कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम की, किसके लिए, वेव मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के लिए। अब वेव मोशन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक, जनरल वेव मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में मैंने लिख दी है, डिटेल में हम समझा रहा हूँ। वो क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव मोशन एक डिस्टर्बेंस है जो क्या करता है, मीडियम से पास होके जाता है। दूसरा, जो प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव है उसके लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। पार्टिकल जो है मीडियम के, वो केवल क्या करेंगे, वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मैंने कहा था अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होती हैं, फिर वहाँ के उसी मीन पोजीशन पे आ जाती हैं। तो इस तरह के जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल वेव के मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। एक कंटिन्यूस फेज डिफरेंस होगा सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में। जो फर्स्ट पार्टिकल वहाँ से गुजरा, दूसरा पार्टिकल जो उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पोजीशन पे आएगा, उसको हम, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फेज डिफरेंस होना चाहिए। वेलोसिटी पार्टिकल्स की डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। वेलोसिटी ऑफ अ वेव हमेशा, अब वेलोसिटी ऑफ अ वेव मोशन इज कांस्टेंट थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम। ये पूरे वेव की वेलोसिटी की बात हो रही है कि पूरे वेव की जो एक ओवरऑल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, किसी मीडियम में, पर्टिकुलर मीडियम में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कि क्या होती है, केवल मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे से इंडिपेंडेंट रहती है, क्लियर है। जबकि वेव के अंदर, वेव मोशन को अगर हम अंदर देखें तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग पोजीशन पे, लेकिन ओवरऑल जो वेव है जो आगे की ओर जा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी किसी पर्टिकुलर मीडियम में। और हमें पता है एनर्जी इज प्रोपोगेटेड अलोंग विद द वेव मोशन। जो भी वेव मोशन हो रहा है उसमें हमेशा किसका प्रोपोगेशन होता है, किसका ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। नाउ अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। कोई भी एक वेव है जो कि सिंगल डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है,
तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी, हम इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो आप डायग्राम देख रहे होंगे, हमने एक वेव जो है ओ पॉइंट से जनरेट किया और ओ पॉइंट से होते हुए डिफरेंट पॉइंट से होते हुए आगे की ओर एक्स डायरेक्शन की ओर जा रही है और वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाया है। तो सपोज हम एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को कंसिडर कर लेते हैं जो किसी मीडियम में एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब जा रही है तो उसके हर एक जो भी हम पार्टिकल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच हमने जो भी डिनोट किए हैं वो क्या करेंगे, टू एंड फ्रो, मतलब अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे की ओर मोशन करेंगे। तो सपोज करो पार्टिकल ओ पॉइंट से क्या किया, चलना शुरू हुआ, जहाँ पे टी की वैल्यू हमने टाइम 0 इनिशियल हम कंडीशन ले ली, टाइम 0 है, और हमने टी टाइम के बाद देखा कि पार्टिकल ने वाई डिस्प्लेसमेंट कर लिया। आप डायग्राम फिगर देख रहे होंगे, वहाँ पर वाई रिप्रेजेंट किया गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर हम कहें कि ये पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करें, तो हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो अगर वो पार्टिकल जो है ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करें, तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म में इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी है उस वेव की ना। अब सपोज करो कि सी पॉइंट पे इस वेव की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, v है, जिसने कि x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, x डिस्टेंस क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, कहाँ से, o पॉइंट से। तो उसको कितना टाइम लगा होगा o से और c पॉइंट में पहुँचने पे, o से c पे इसने डिस्टेंस ट्रैवल की x और वेलोसिटी थी v, तो उसको कितना टाइम लगा, x अपॉन v। अगर इसको x अपॉन वी टाइम यहाँ पे लग गया सी पॉइंट पे, तो क्या कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट सी पे होगा वो सेम होगा जो वेव ओ पे था। ओ पे कब था, यहाँ पे वो टी टाइम में पहुँचा, तो टी माइनस एक्स अपॉन वी अगर मैं कर लूँ तो इतने टाइम पहले ओ पे भी इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन हमारी 1 है वहाँ पे टी की जगह पे हम क्या रख दें, टी माइनस एक्स अपॉन वी रख दें, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब हम इस इक्वेशन को कई तरीके से लिख सकते हैं, मैंने कहा हम रिलेशन यूज़ करें। अब हम इस इक्वेशन को कई तरीके से लिख सकते हैं। हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। हमने कहा था कि जो वेव वेलोसिटी है उसका रिलेशन होता है लैम्डा अपॉन टी, तो या लैम्डा अपॉन टी इक्वल टू वी। इन रिलेशनों को आपस में रीअरेंज करके हम इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, उसको कई तरीके से लिखते हैं। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 3, 4, 5, 6, 7। ये एक ही इक्वेशन है जिसको हमने कई तरीके से रिप्रेजेंट किया यूजिंग रिलेशन ओमेगा इक्वल टू 2π/t, वी इक्वल टू λ/t, इस तरह से। अब लास्ट इक्वेशन अगर आप देखें जो हमने लिखा है 7th नंबर की इक्वेशन जो है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स। अगर यहाँ पर ओमेगा अपॉन वी को इक्वल टू के, जो कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, जिसको हम इक्वल टू 2π/λ लिखते हैं, अगर इससे रिप्लेस कर देता हूँ तो हमारी जो 7 नंबर की इक्वेशन है वो 7 नंबर की इक्वेशन, अब लास्ट इक्वेशन जो लिखी है बॉटम में, वो हो गया हमारी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये है इक्वेशन जो है हमारी वेव इक्वेशन है, जनरल प्लेन प्रोग्रेसिव। तो ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ना। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल दी तो अब हम उस वेव की वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, अगर हमने पास डिस्प्लेसमेंट है तो y है, तो अब डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उस डिस्प्लेसमेंट का अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें तो डिफरेंशिएशन करके हमें मिल जाएगा इस तरह से वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर उसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लें या वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर लें टाइम के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन हमें फिर से यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, और ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखो अब हमारे इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पे है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जिसमें दिया है, यहाँ पे कॉस थीटा टर्म आ रहा है लास्ट में। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, यू मैक्सिमम ए ओमेगा। सिमिलरली जो नीचे आप देख रहे होंगे उसमें ए एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो
एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो साइन के उस एंगल के लिए हम कंसिडर करेंगे जिसकी उसकी वैल्यू -1 रहे, तो माइनस उस माइनस को पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना, सॉरी एक्सीलरेशन मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर ए। नाउ अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो कि एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगर के एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है तब हम इसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। अगर यहाँ पे के एक्स का कोएफिशिएंट प्लस होता, मीन्स y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता, तब हम इसको कहते हैं कि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 होगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हमें पता है यहाँ पे ए ओमेगा के क्या है, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट है वेव के। अब हम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमें मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 2, और इसी इक्वेशन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3। जब हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो एक्स को कांस्टेंट यूज़ करेंगे, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम टी को कांस्टेंट रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई 2 और 3। नाउ इक्वेशन 2 और 3 को एक बार फिर से, जैसे इक्वेशन 2 को टाइम के रिस्पेक्ट में और इक्वेशन 3 को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर फिर से डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से आ रही हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगी तो लेफ्ट हैंड साइड तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, ए से ए कैंसिल हो जा रहा है, साइन वाली टर्म को कैंसिल कर रही है, माइनस माइनस को कैंसिल कर रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब हमने, आपको याद होगा पिछले कुछ, तो क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू वी, ये हमने पहले डिफाइन किया है कि ओमेगा अपॉन के क्या होता है, वेलोसिटी। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या होगा, वेलोसिटी स्क्वायर। तो हम इस तरह से इक्वेशन को फाइनली लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, जिसको हम क्लासिकल वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। नाउ हम जल्दी से एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या है, हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए रहेंगे, जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। हमें सॉल्यूशन दिया है, हमें 4 सॉल्यूशन दिए हैं। पहला सॉल्यूशन है y इक्वल टू 4 साइन एक्स कॉस वी टी, दूसरा दिया है y इक्वल टू 9 साइन 2x कॉस वी टी, तीसरा दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और चौथा दिया है y इक्वल टू 2x माइनस वी टी। अब हमें बोला गया कि कौन सा इन चारों में क्या है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमने जो डिराइव किया है पिछले पहले थोड़ा सा पहले, वो हमने क्या डिराइव किया, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ इनको कैसे चेक करें, हमने लिख लिया है इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिराइव किया है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमने लिख दी, वेव इक्वेशन है जी। अब हम कोई भी सॉल्यूशन को, किसी भी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी कहते हैं जब वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करे। ओके, तो हम पहले सॉल्यूशन को लेते हैं। अगर हमने पास सॉल्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन दिया है y, इस y को क्या करो, 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में और 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो हमारे पास आ गया। अब जब इन दोनों डिफरेंशिएशंस को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हम देख रहे हैं वो वापस उसी तरह की इक्वेशन बन रही है जैसे इक्वेशन हमने डिराइव किया था, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जिसे हम कह रहे हैं। तो आ गया, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सॉल्यूशन है, वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन, वेव की सॉल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। इसी तरह से दूसरे सॉल्यूशन को देखें, ये भी क्या कर रहा है, हमने सॉल्व किया तो इसमें जब आ रहा है तो इसमें क्या आ रहा है, 1/4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 से तो ये क्या है, वेव इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन है ये वेव सॉल्यूशन नहीं है, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली जो तीसरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने के बाद अगेन हम देख रहे हैं वहाँ पे एक माइनस टर्म एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि वो भी क्या है, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और लास्ट वन जो है
y इक्वल टू 2x माइनस 5t, इसको भी 2 बार x के रिस्पेक्ट में 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको फील्ड रख रहे हैं। तो यहाँ से तो हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ही पहले 0 मिल गया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनता। इसका मतलब डी स्क्वायर बाई डी जो ये टर्म है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मीन्स कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला सॉल्यूशन भी क्या है, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इन चारों में केवल कौन सा सॉल्यूशन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन था, सिर्फ पहले नंबर का सॉल्यूशन जो है वेव। अब आप इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी वेव सॉल्यूशन आपको दिया है तो हम उसको इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं। उसको इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो अगर वो इक्वेशन वेव इक्वेशन की तरह आ गई तो इसका मतलब क्या है, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम अपने दूसरे लेक्चर में।